हेलो फ्रेंड्स, बुक टेलर पर आप सभी का स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं द आर्ट ऑफ वॉर बियसोन के बारे में। रात के करीब 11 बज रहे थे। दिल्ली की हल्की सर्दी और छत पर बैठा रोहित अपने हाथ में चाय का कपली चुपचाप आसमान को देख रहा था। क्नॉइस, उसके दिमाग में बहुत कुछ चल रहा था। 2 हफ्ते बाद उसका एक बहुत बड़ा क्लाइंट प्रेजेंटेशन था और वो किसी भी कीमत पर फेल नहीं होना चाहता था। पर दिक्कत ये थी कि सामने वाला क्लाइंट बहुत ट्रिकी था। सीधा ना नहीं करता, पर अप्रूव भी नहीं करता। रोहित सोच में था कि कैसे बिना सीधे टकराव के गेम जीत ली जाए। उसी दौरान उसके दोस्त अर्जुन का कॉल आया। अर्जुन आर्मी में था और इन दिनों छुट्टी पर घर आया हुआ था। रोहित ने उसे अपनी टेंशन बताई। अर्जुन मुस्कुराया और बोला, तूने कभी संत सू का द आर्ट ऑफ वॉर पढ़ा है? रोहित ने सिर हिलाया। नाम सुना है, पर पढ़ा नहीं। अर्जुन बोला, उसकी पहली स्ट्रैटेजी है लेइंग प्लेन्स, यानी लड़ाई से पहले प्लानिंग इतनी सॉलिड होनी चाहिए कि लड़ाई की जरूरत ही ना पड़े। रोहित ने चौंक कर पूछा, मतलब मतलब अर्जुन ने समझाना शुरू किया। संसु कहता है कि किसी भी युद्ध में 5 चीजें सबसे जरूरी होती हैं: मोरल लॉ हेवन, अर्थ दी कमांडर, ऑनर मेथड। और अगर तू इनका ध्यान रखेगा तो बिना लड़ाई के भी जीत सकता है। रोहित को यह सुनकर क्यूरियोसिटी हुई। थोड़ा सिंपल में समझाना यार। अर्जुन ने चाय का एक घूंट लिया और बोला, चल मैं तुझे एक कहानी सुनाता हूं। मान ले, एक छोटा सा गांव था जहां 2 व्यापारी थे, वीर और जय। दोनों सामान बेचते थे। वीर का माल थोड़ा महंगा था, पर क्वालिटी अच्छी थी। जय सस्ता बेचता था, पर थोड़ा कमजोर माल देता था। दोनों के बीच कंपटीशन बहुत तगड़ा था। अब वीर चाहता था कि पूरा गांव उसी से खरीदे, लेकिन वो जय से लड़ाई नहीं करना चाहता था। तो उसने संतु के तरीकों से काम लिया। सबसे पहले मोरल लॉ। इसका मतलब है कि लोग तुझ पर भरोसा करें। तुझसे इमोशनली जुड़े वीर ने अपने ग्राहकों से पर्सनल रिलेशन बनाना शुरू कर दिया। किसी के बच्चे का बर्थडे आया तो गिफ्ट दे दिया, क्नॉइस। किसी की माँ बीमार हुई तो दवाई भिजवा दी। धीरे धीरे लोग उससे इमोशनली जुड़ने लगे। रोहित ने सिर हिलाया। हाँ, मतलब उसने लोगों का ट्रस्ट जीत लिया। एग्जैक्टली। अर्जुन मुस्कुराया। अब दूसरी चीज, हेवन। इसका मतलब है टाइम एंड सीजन को समझना। वीर ने यह देखा कि बारिश के मौसम में गांव वालों को किस चीज की सबसे ज्यादा जरूरत होती है, और वो चीज पहले से मंगवा ली। यानी उसने राइट टाइम पे राइट चीज ऑफर की। तीसरी चीज, अर्थ, मतलब ग्राउंड रियलिटी को समझना, टेरेन को समझना। वीर ने देखा कि गांव की सड़कें खराब है और लोगों को मार्केट तक जाने में दिक्कत होती है, तो उसने डिलीवरी बॉयज रख लिए जो सामान घर घर पहुंचाते थे। इससे लोग खुश हुए। तेरा मतलब है उसने अपनी स्ट्रैटेजी रियल सिचुएशन के हिसाब से एडजस्ट की? रोहित ने पूछा। एग्जैक्टली भाई, अर्जुन बोला। अब आता है चौथा पॉइंट, दी कमांडर। यानी वो खुद एक अच्छा कमांडर वही होता है जो काम हो, डिसिप्लिन्ड हो और कभी भी अपनी ईगो में डिसीजन ना ले। वीर ने कभी भी जय की बुराई नहीं की और ना ही उसकी कीमतों से लड़ने की कोशिश की। वो अपने काम पर फोकस करता रहा, अपनी क्वालिटी मेंटेन करता रहा। और पांचवी चीज, मेथड एंड डिसिप्लिन। वीर ने अपने सारे एम्प्लॉयज को ट्रेनिंग दी, डिलीवरी प्रोसेसर स्ट्रीमलाइन किया और हर काम का एक तरीका बनाया। उससे एफिशिएंसी बढ़ गई। रोहित ध्यान से सुन रहा था। अर्जुन ने आगे कहा, अब देख, वीर ने कहीं भी जय से सीधी लड़ाई नहीं की, लेकिन गांव का पूरा मार्केट धीरे धीरे उसी की तरफ खींच गया और जय को समझ ही नहीं आया कि हुआ क्या। यही है प्लानिंग की पावर, बिना लड़ाई के जीत जाना। रोहित हंसने लगा। बिल्कुल वैसे जैसे चेस में एक मूव से पूरा गेम पलट जाता है। एग्जैक्टली। और ये प्लानिंग कोई जादू नहीं होती। अर्जुन बोला, बस तू कैलकुलेट करता है कि कहाँ एडवांटेज है, कहाँ रिस्क है और कैसे स्मार्ट तरीके से उसे यूज करना है। उस रात रोहित ने डिसाइड किया कि वो भी अपनी प्रेजेंटेशन में यही स्ट्रैटेजी यूज करेगा। सबसे पहले उसने सोचा कि क्लाइंट के लिए इमोशनल कनेक्ट कैसे बनाया जाए। उसे याद आया कि क्लाइंट की कंपनी एनवायरनमेंट फ्रेंडली प्रोडक्ट्स में इंटरेस्ट रखती है। उसने अपने प्रपोजल में सस्टेनेबिलिटी अगल ऐड किया। फिर उसने सोचा, राइट,
टाइपिंग क्या होगी? प्रपोजल भेजने की उसने थोड़ा रिसर्च किया और पता किया कि उस कंपनी की क्वार्टरली मीटिंग अगले हफ्ते है। मतलब उससे पहले प्रपोजल पहुंच जाना चाहिए। फिर उसने ग्राउंड रियलिटी समझी। क्लाइंट की करंट प्रॉब्लम्स क्या है। उसने पुरानी रिपोर्ट्स पढ़ी, रिव्यूज देखे और जाना कि उनके वर्तमान सप्लायर से देरी की समस्या है। उसने अपने प्रपोजल में यही पेन पॉइंट एड्रेस किया। अब खुद को एक कमांडर की तरह ट्रीट किया। कोई ओवर कॉन्फिडेंस नहीं, कोई ईगो नहीं, बस कामली प्रिपेयर करता गया। और फाइनली उसने अपने पूरे प्रेजेंटेशन की मेथड बनाकर टीम को असाइन कर दिया। कौन ग्राफिक्स बनाएगा, कौन डेटा एनालाइज करेगा, कौन डिलीवरी एंश्योर करेगा। 10 दिन बाद रोहित ने प्रेजेंटेशन दी। ना कोई फ्लैशी दिखावा, ना लाउड बातें, जस्ट क्लैरिटी, अंडरस्टैंडिंग और एक सॉलिड प्लान। 3 दिन बाद कॉल आया। क्लाइंट ने प्रपोजल अप्रूव कर लिया। उस रात फिर से छत पर बैठा रोहित मुस्कुराया। आसमान वैसे ही था, चाय भी वैसी ही, पर अब दिमाग में शांति थी। उसने मोबाइल उठाया और अर्जुन को मैसेज किया, भाई संत सुराक्स। अर्जुन ने तुरंत रिप्लाई किया, तुम्हें बताया था, युद्ध जीतने के लिए तलवार नहीं समझ चाहिए। अगर आपको हमारी फ्री समरी अच्छी लगती है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, हमारी मेंबरशिप खरीद सकते हैं या हमें यूपीआई के थ्रू सपोर्ट कर। अब समरी पर वापस चलते हैं। रोहित अब समझ गया था, जीतना है तो लड़ाई से पहले दिमाग से गेम जीतना जरूरी है। उस दिन क्लाइंट की अप्रूवल मिलने के बाद रोहित की लाइफ में मानो नई एनर्जी आ गई थी। वो सिर्फ एक प्रोजेक्ट नहीं जीत पाया था, बल्कि एक माइंड सेट भी बदल चुका था। अब वो हर काम को एक स्ट्रैटेजी की तरह देखने लगा था। पर असली टेस्ट अभी बाकी था। अप्रूवल के बाद अब प्रोजेक्ट डिलीवर करना था, टाइम पर, बजट में और विदाउट एरर। यहीं से शुरू हुई दूसरी स्टेज, जिसे संत सू अपनी किताब दी आर्ट ऑफ वॉर में कहता है, वेजिंग वॉर। कुछ दिन बाद रोहित अपनी टीम के साथ मीटिंग में बैठा था। बोर्ड रूम में व्हाइट बोर्ड पर ढेर सारे टास्क्स और डेडलाइंस लिखे थे। हर किसी की आंखों में एक्साइटमेंट थी, पर साथ में थोड़ा डर भी। ये प्रोजेक्ट अब छोटा नहीं था। क्लाइंट की एक्सपेक्टेशंस बहुत है थी और डिलीवरेबल्स टाइट डेडलाइन में पूरे करने थे। रोहित को पता था, अगर एक भी चीज गड़बड़ हुई तो पूरी क्रेडिबिलिटी चली जाएगी। तभी उसे अर्जुन की बात याद आई। संसू कहता है, युद्ध में देर मतलब रिसोर्सेस की बर्बादी, जितनी जल्दी जीत उतना फायदा। प्रोलॉन्ग्ड वॉर नुकसान करता है। रोहित ने अपने लैपटॉप में उस रात वेजिंग वॉर चीन एप्टर पढ़ा। उसमें साफ लिखा था, युद्ध करना महंगा है। सिर्फ पैसा ही नहीं, समय, ऊर्जा, लोगों का मोरल सब खर्च होता है। इसलिए युद्ध तभी करो जब जीत जल्दी और एफिशिएंटली मिल सके। और अगर जीतने में देर लग रही है तो सोचो कहाँ गलती हो रही है। रोहित ने अपने कमरे की लाइट बंद की, खिड़की खोली और देर तक बाहर देखा। फिर मन में सोचा, इस बार लड़ाई स्ट्रैटेजी से नहीं, एग्जीक्यूशन से जीती जाएगी। अगली सुबह उसने पूरी टीम को बुलाया। अब उसकी टोन में कॉन्फिडेंस था, पर साथ में क्लैरिटी भी। वो बोला, दोस्तों, क्लाइंट को हमने हाँ तो करवा लिया है, पर असली गेम अब शुरू हुआ है। अगर हम एफिशिएंटली काम नहीं करेंगे तो हम थक जाएंगे, रिसोर्सेस खत्म हो जाएंगे और मोटिवेशन भी गिर जाएगा। और ये प्रोजेक्ट हमारी कंपनी का पहला बड़ा ब्रेक थ्रू है। हमें इसे स्मार्ट तरीके से जीतना है। उसने सबके सामने एक एग्जाम्पल रखा। उसने कहा, सोचो, अगर कोई आर्मी बिना सप्लाई के युद्ध लड़ने निकल जाए तो क्या होगा। चाहे वो जीत भी जाए, पर उसके सोल्जर्स भूखे थके और घायल हो जाएंगे, अगली लड़ाई के लिए तैयार नहीं रहेंगे। लोग धीरे धीरे उसकी बात समझने लगे। फिर उसने 3 चीजों पर फोकस करने का फैसला किया, स्पीड, लॉजिस्टिक्स और टीम एनर्जी। सबसे पहले उसने हर टास्क की डेडलाइन को रियलिस्टिक और क्लियर बना दिया, बिना घुमाव के, साफ साफ किस दिन क्या होना है। और सिर्फ डेडलाइन नहीं, हर टास्क के लिए एक ऑनर भी तय किया गया, ताकि की कन्फ्यूजन ना हो। दूसरी चीज, लॉजिस्टिक्स, यानी हर चीज जो उस काम को स्मूथली पूरा करने के लिए चाहिए, चाहे वो राइट सॉफ्टवेयर हो, इंटरनेट बैकअप हो या लंच ऑन टाइम। उसने कहा, हम अगर छोटे छोटे टूल्स के पीछे रुके तो बड़ा काम नहीं होगा।
इसीलिए हमें अपनी सप्लाई लाइन पहले से तैयार रखनी होगी। उसने ऑफिस में एक प्रोजेक्ट वॉर रूम बनाया जहां सिर्फ इस प्रोजेक्ट से जुड़ा डेटा चार्ट्स और टास्क ट्रैकिंग रहेगा। एक व्हाइट बोर्ड, एक डिजिटल स्क्रीन और एक वॉल फुल ऑफ स्टिकी नोट्स, सब कुछ ऑर्गेनाइज्ड। तीसरी और सबसे इंपॉर्टेंट चीज, टीम मॉडल। उसने अपने पुराने एक्सपीरियंस से सीखा था कि लंबे प्रोजेक्ट्स में लोग बर्नआउट हो जाते हैं। तो इस बार उसने हर वीक के एंड पर एक शार्ट चिल्लर सेशन रखवाया। कभी टीम लंच, कभी म्यूजिक आवर, कभी फन क्विज, ताकि लोगों को लगे कि वो सिर्फ काम नहीं कर रहे बल्कि एक मिशन पर है। कुछ दिन तक सब कुछ ठीक चला, लेकिन हर युद्ध में एक अनएक्सपेक्टेड मोड आता ही है। प्रोजेक्ट के दूसरे हफ्ते क्लाइंट ने लास्ट मोमेंट पर कुछ चेंजेस भेजे, एक्स्ट्रा फीचर्स की डिमांड कर दी, और वो भी विदाउट चेंजिंग दी। डेडलाइन, पूरी टीम का स्ट्रेस लेवल बढ़ गया। कुछ लोग बोले ये तो अनफेयर है, कुछ ने कहा हमसे ये नहीं होगा, और कुछ तो चुपचाप फ्रस्ट्रेटेड होने लगे। रोहित को समझ आ गया कि यही वो मोमेंट है जहां कई सेनाएं हार जाती हैं। जब दुश्मन की तरफ से अचानक प्रेशर आता है, उसने फिर से अर्जुन से कॉल किया। अर्जुन ने कामली जवाब दिया। सुनत्सु कहता है जब एनिमी एक्स्ट्रा प्रेशर डाले तो घबराओ मत, रिसोर्सेस स्मार्टली यूज करो, लंबा युद्ध मत खींचो, जितना हो सके अर्ली विन की कोशिश करो, और सबसे इंपॉर्टेंट अपनी आर्मी को मोटिवेटेड रखो। रोहित ने डीप ब्रेथ लिया और वापस वॉर रूम में गया। उसने पूरी टीम को इकट्ठा किया और बोला, गोज, हमें जो न्यू डेमनेंट्स मिली है वो मुश्किल है लेकिन इम्पॉसिबल नहीं। हमें दो चीजें करनी होंगी, पहले से चल रहे कामों को ऑप्टिमाइज करना और कुछ नॉन एसेंशियल फीचर्स को अभी स्किप करके बाद में डिलीवर करने का प्लान बनाना। उसने सबको 3 टीम्स में डिवाइड कर दिया। एक टीम क्लाइंट से कांस्टेंट कीन अटैक में रहेंगी और फीडबैक इंस्टेंट देगी, दूसरी पर फोकस करेगी, और तीसरी टीम क्वालिटी चेक करेगी। उसने एक स्मॉल टीम को रैपिड रिस्पांस नाम दिया, जो कोई भी सडन क्राइसिस से तुरंत डील करेगी। और फिर शुरू हुई एक नई रेस, बिना बिना सोए, रातें दिन भर ब्रेनस्टॉर्मिंग, लेकिन सब कुछ एक एम के साथ, क्विक, क्लीन एंड कॉन्फिडेंट डिलीवरी। फिर वो दिन आया जब फाइनल सबमिशन होना था। सबने मिलकर लास्ट मिनट ट्वीक्स किए। कुछ लोग प्रेजेंटेशन पॉलिश कर रहे थे, कुछ टेस्टिंग कर रहे थे। रोहित क्वाइटली अपनी विंडो के पास खड़ा था। बाहर हल्की बारिश हो रही थी और उसके चेहरे पर थकान के साथ एक उम्मीद भी थी। शाम को क्लाइंट से ईमेल आया, एक्सीलेंट डिलीवरी, वेरी वेल स्ट्रक्चर्ड एंड ऑन टाइम, लुकिंग फॉरवर्ड टू ए लॉन्ग टर्म पार्टनरशिप ऑफिस में। जैसे दिवाली मन गई हो। सबने एक दूसरे को हाई फाइव किया। रोहित ने सबको देखा, थके हुए पर मुस्कुराते हुए, जैसे कोई युद्ध जीत कर लौटी सेना हो। उसी रात रोहित फिर टेरेस पर बैठा था, हाथ में वही चाय। अर्जुन को मैसेज किया, भाई दूसरा बैटल भी जीत लिया। अर्जुन ने रिप्लाई किया, अब समझ आया संत सू क्यों कहता है कि वॉर की कॉस्ट ज्यादा होती है। स्मार्ट लड़ाई ही असली जीत है। रोहित अब जान चुका था, लड़ाई चाहे मार्केट की हो या लाइफ की, जीत उसी की होती है जो एफिशिएंटली प्लान करे, एनर्जी मैनेज करे और जितना जल्दी हो आउटकम तक पहुंच जाए। लंबे कॉन्फ्लिक्ट्स सिर्फ रिसोर्सेज ही नहीं, मन भी थका देते। अब वो रेडी था अपने नेक्स्ट मिशन के लिए। रोहित की टीम ने जब वो बड़ा प्रोजेक्ट सक्सेसफुली कंप्लीट कर लिया तो पूरे ऑफिस में उसका नाम हो गया। सीनियर्स उसे नोटिस करने लगे थे और जूनियर्स उसे सीक्रेटली इंस्पिरेशन मानने लगे थे। लेकिन जैसा लाइफ में होता है, एक जीत के बाद अगली चुनौती इंतजार कर रही होती है, और इस बार की चैलेंज थोड़ा अलग थी। इसमें हारने का मतलब सीधा कंपनी के लिए एक बड़ी बिजनेस अपॉर्चुनिटी खो देना था। कुछ हफ्तों बाद कंपनी ने एक नई डील के लिए पिच करना शुरू किया। ये एक बड़ी मल्टीनेशनल कंपनी थी और उन्हें अपनी डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन के लिए एक की कंसल्टिंग पार्टनर चाहिए था। रोहित की कंपनी शॉर्ट लिस्ट हो गई थी, लेकिन एक प्रॉब्लम थी। फाइनल प्रेजेंटेशन 3 कंपनीज के बीच थी और उन 3 में से एक कॉम्पिटिटर थी, टैक्सकेप, जो इंडस्ट्री में काफ़ी एग्रेसिव थी और जो हमेशा कट थ्रोट स्ट्रेटजीज से काम करती थी।
उनके बारे में मशहूर था कि वो डायरेक्ट अटैक करके ही तो डील जीतते हैं। लोअर प्राइसिंग, फ्लैशी प्रेजेंटेशन और बोल्ड कमिटमेंट्स। जब रोहित को ये पता चला तो उसकी फर्स्ट इंस्टिंक्ट थी कि हम भी वैसा ही करें। चलो, हम भी सब कुछ खोल के रख देते हैं। प्रेजेंटेशन में बोल्ड ऑफर्स, लोवेस्ट प्राइस और मैक्सिमम फीचर्स दिखा देते हैं, उसने अपनी टीम से कहा। लेकिन फिर उसी नाइट जब वो अकेला अपनी बालकनी में बैठा था, उसे संत सू की किताब का अगला लेसन याद आया। अटैक बे स्ट्रेटेजियम। वो पढ़ता है, सर्वोच्च एक्सीलेंस तब है, अटैक बे स्ट्रेटेजियम, जब तुम दुश्मन को बिना लड़े हरा दो। डायरेक्ट लड़ाई से बचो, अगर दूसरे तरीके से जीत हासिल की जा सके। ये लाइन जैसे उसके दिल में उतर गई। मतलब हर बार बैटलफील्ड पर लड़ने की जरूरत नहीं होती। अगर मैं बिना कॉन्फ्लिक्ट के जीत सकता हूं तो वही असली जीत है। उसने सोचा, टेक्स्ट के तो अपनी पुरानी स्ट्रेटेजी अपनाएगा, ज्यादा प्रोमिसेस, फ्लैशी दिखावा और चीप प्राइस। लेकिन क्या क्लाइंट उसी ट्रैप में फंसना चाहेगा? क्या हम कुछ ऐसा कर सकते हैं जो बिना डायरेक्ट कंपटीशन के उनकी नीड पूरी कर दे? अगले दिन ऑफिस पहुंचकर रोहित ने अपनी कोर टीम को बुलाया। मीटिंग में उसने पूछा, अगर आप क्लाइंट होते तो आपको क्या चाहिए? शाइनी प्रपोजल या कोई ऐसा पार्टनर जो आपकी रियल प्रॉब्लम को जेन्युइनली सॉल्व करे? टीम सोच में पड़ गई। फिर किसी ने बोला, शायद एक ऐसा पार्टनर जो पहले समझे फिर सोल्यूशन दे। रोहित ने मुस्कुराकर कहा, बिल्कुल, और यही होगा हमारा स्ट्रेटेजियम। हम मुकाबला नहीं करेंगे, हम समझाएंगे, लड़ेंगे नहीं, बल्कि विश्वास जीतेंगे। उसने प्लान बनाया कि इस बार प्रेजेंटेशन फ्लैश ही नहीं होगी, इसमें नंबर्स कम होंगे और अंडरस्टैंडिंग ज्यादा। उन्होंने क्लाइंट की पुरानी प्रोजेक्ट्स, प्रेस रिलीजेस और इंटरव्यूज तक पढ़ डाले, यह जानने के लिए कि असली पेन पॉइंट क्या है। 3 दिन तक पूरी टीम क्लाइंट के बारे में रिसर्च करती रही, और जब प्रेजेंटेशन तैयार हुई तो वो किसी युद्ध का नक्शा नहीं थी। वो एक दोस्ताना कॉन्वर्सेशन का ड्राफ्ट था। स्लाइड्स कम थी, लेकिन हर स्लाइड एक सवाल का जवाब देती थी। हम आपकी जरूरत को समझते हैं और ये हमारा थॉटफुल सोल्यूशन है। प्रेजेंटेशन के दिन तीनों कंपनीज इनवाइटेड थी। टेक्स्ट के प्रिडिक्टेबली प्रिपेयर्ड था। फ्लैशी प्रपोजल के साथ उनके लोगों ने सूट पहने थे। प्रेजेंटेशन लेजर पॉइंटर से दी जा रही थी और हर स्टेटमेंट में गारंटी शब्द गूंज रहा था। फिर बारी आई रोहित की टीम के सामने खड़े होकर। उसने बस एक लाइन से शुरुआत की, हम यहां आपको कुछ बेचने नहीं आए, हम यहां आपकी मुश्किल को समझने और हल करने आए हैं। क्लाइंट के चेहरे पर हल्की मुस्कान आई और फिर जैसे जादू सा हो गया। रोहित ने कोई कंपेरिजन नहीं किया, कोई कॉम्पिटिटर का नाम तक नहीं लिया। उसने बस सवाल पूछे और जवाब दिए, क्लाइंट की लैंग्वेज में। उनकी जरूरत के हिसाब से उन्हें एक रोड मैप दिखाया गया, जिसमें पहले साल में केवल 3 की गोल्स अचीव करने की बात थी। कोई ओवर कमिटमेंट नहीं, कोई अननेसेसरी प्रोमिसेस नहीं। एक क्लाइंट रिप्रेजेंटेटिव ने पूछा, आपने प्राइस पर कुछ नहीं बोला? रोहित ने कालमली जवाब दिया, क्योंकि हम बिलीव करते हैं कि सही सोल्यूशन ही सही प्राइस तय करता है। हमारी गोल ये है कि आपकी एफिशिएंसी बढ़े, और जब वो होगा तब हम दोनों विन करेंगे। प्रेजेंटेशन के बाद टैक्स कैप की टीम थोड़ी इरिटेटेड थी। उन्होंने सोच रखा था कि यह लड़ाई प्राइसिंग और फीचर्स की होगी, लेकिन रोहित ने तो लड़ाई का फॉर्मेट ही बदल दिया। कुछ दिन बाद क्लाइंट का जवाब आया, वी आर ए चूसिंग यू आर फर्म नॉट बिकॉज यू आर ए लॉर्डेस, बट बिकॉज यू अंडरस्टूड उस दी डीपेस्ट। ये रोहित की अब तक की सबसे बड़ी जीत थी, बिना लड़े, बिना एक कॉम्पिटिटर को भी डायरेक्टली जवाब दिए। उसने डील जीत ली थी। उस दिन उसने अपने डायरी में लिखा, द बेस्ट बैटल इज द वेन एंड यू नेवर हीनव टू फाइट, रियल स्ट्रैटेजी इज एन अवॉइडिंग ऑन अ नेसेसरी वन। रात को फिर वो अर्जुन को कॉल करता है, भाई इस बार कोई लड़ाई नहीं लड़ी और जीत मिल गई। अर्जुन हंसते हुए बोला, क्योंकि इस बार तू स्ट्रैटेजिस्ट बन गया है, सोल्जर नहीं। अब रोहित जान चुका था, हर बार बैटलफील्ड में उतरना जरूरी नहीं। कभी कभी असली बुद्धिमानी होती है लड़ाई को टाल कर जीतना। और यहीं से उसने अपनी नेक्स्ट स्ट्रैटेजी लाइफ में अप्लाई करनी शुरू की।
अब वो काम और रिलेशनशिप्स दोनों में डायरेक्ट टकराव से बचता था। वो सिचुएशंस को समझता, क्वाइटली ऑब्जर्व करता और फिर सबसे सही रास्ता चुनता। उसने सीखा, बातों से ज्यादा साइलेंस बोलता है और तेजी से ज्यादा क्लैरिटी काम करती है। और शायद यही संसू की असली टीचिंग थी। मास्टर स्ट्रेटजी इज नॉट इन डिस्ट्रॉइंग ऑनर्स बट इन मास्टरिंग योरसेल्फ। रोहित की पिछली जीत ने उसे बहुत कुछ सिखाया था। अब वो सिर्फ एक परफॉर्मर नहीं, एक थिंकर बन चुका था। मगर ऑफिस की दुनिया में आराम ज्यादा देर टिकता नहीं। नई चुनौतियां हमेशा लाइन में लगी रहती हैं। और इस बार जो प्रॉब्लम आई वो थोड़ी अलग थी। कंपनी में एक इंटरनल रीशफल हुआ था और अब रोहित को एक नया रिस्पॉन्सिबिलिटी मिला था, एक अंडर परफॉर्मिंग टीम को लीड करना। इस टीम में लोगों का मोरल लॉ था। कुछ लोग तो रिसाइन करने की सोच रहे थे और बाकी सिर्फ सैलरी के लिए काम कर रहे थे। ऊपर से इस टीम को अगले 3 महीने में एक है प्रायोरिटी क्लाइंट प्रोजेक्ट भी कंप्लीट करना था, वरना कंपनी को काफी नुकसान झेलना पड़ता। जब रोहित ने पहली बार टीम के साथ मीटिंग की तो वह भी अजीब थी। कोई उत्साह नहीं, कोई क्यूरियोसिटी नहीं। सब जैसे बस फॉर्मेलिटीज निभा रहे थे। उसे इंस्टेंटली समझ आ गया कि यहां सिर्फ मोटिवेशन स्पीचेस से कुछ नहीं होने वाला। उसे कुछ और करना होगा, कुछ ऐसा जो बैटल शुरू होने से पहले ही जीत तय कर दे। उसे संत सू की अगली लर्निंग याद आई। टैक्टिकल डिस्पोजिशन जीतने वाले पहले तैयारी करते हैं और फिर लड़ाई में उतरते हैं। हारने वाले पहले लड़ते हैं और फिर जीतने की कोशिश करते हैं। ये लाइन रोहित को अंदर तक छू गई। उसे समझ आ गया कि इस बार लड़ाई मैदान में नहीं, मैदान के पहले शुरू होगी। अगले दिन से उसने काम की प्लानिंग शुरू की, बट विदाउट द टीम नोटिसिंग। पहले उसने हर टीम मेंबर की स्ट्रेंथ और वीकनेस साइलेंटली ऑब्जर्व की। कोई कोडिंग में अच्छा था पर कम्युनिकेशन में वीक, कोई डॉक्यूमेंटेशन में तेज था लेकिन डेडलाइन में ढीला। उसने सबकी वर्किंग स्टाइल समझी। धीरे धीरे वो उनकी पैटर्न्स पकड़ने लगा। उसने स्प्रेडशीट बनाई जिसमें हर एम्प्लॉय की कैपेबिलिटी और लिमिटेशन नोट की। अब उसके पास एक मैप था, अपनी आर्मी का पूरा डेटा। फिर उसने क्वाइटली एक ब्लूप्रिंट तैयार किया। प्रोजेक्ट के 3 फेसेस में काम बंटेगा और हर फेस के लिए सही आदमी सही जगह पर लगेगा। नो रैंडम डेलीगेशन, नो लास्ट मिनट स्ट्रेस। लेकिन सिर्फ पोजीशन करना ही काफी नहीं था, प्री प्रिपरेशन भी जरूरी था। एक दिन उसने कैजुअली सभी को लंच पर बुलाया। टीम आउटिंग के बहाने वहां कोई काम की बात नहीं की गई, बस हंसी मजाक, थोड़ी बॉन्डिंग, थोड़ी रियल बातें। उस दिन पहली बार टीम के लोग हंसते हुए दिखे। फिर अगले दिन उसने एक छोटी सी इन हाउस वर्कशॉप रखवाई, डिबग लाइक ए प्रो, जिसमें सबको एक कोडिंग चैलेंज मिला। लेकिन ट्विस्ट ये था कि वो चैलेंज अकेले नहीं पेयर्स में सॉल्व करना था, जिससे कोलैबोरेशन शुरू हुआ और जो लोग एक दूसरे से बात तक नहीं करते थे वो साथ मिलकर प्रॉब्लम सॉल्व करने लगे। इस तरह बिना बोले और बिना कोई स्पीच दिए रोहित ने 2 चीजें सेट कर दी, पोजिशनिंग और प्रिपरेशन। अब टीम इमोशनली और टेक्निकली दोनों रूप से रेडी थी। फिर आया प्रोजेक्ट का लॉन्च डेट। क्लाइंट की एक्सपेक्टेशंस बहुत हाई थी और टाइमलाइंस बहुत टाइट। लेकिन रोहित को डर नहीं लग रहा था, क्योंकि उसकी आर्मी बैटलफील्ड में जाने से पहले ही अपनी पोजीशंस पर थी। हर व्यक्ति को पता था कि उसका रोल क्या है, कब क्या डिलीवर करना है और किससे क्या कोऑर्डिनेशन करना है। किसी को की कन्फ्यूजन नहीं था। हर वीकली मीटिंग में रोहित बस एक काम करता, स्टेटस सुनता और साइलेंटली टीम की एनर्जी को मॉनिटर करता। 3 हफ्ते बीत गए और प्रोजेक्ट 35% कंप्लीट हो चुका था। एक भी डिले नहीं, एक भी एस्केलेशन नहीं। क्लाइंट ने खुद मेल भेजकर तारीफ की, योर टीम इज सरप्राइजिंगली एफिशिएंट, वी रियली सी दिस काइंड ऑफ फ्लो इन फर्स्ट मंथ। लेकिन जैसा हर मिशन में होता है, एक ट्विस्ट आया। एक दिन सडनली एक मॉड्यूल में ऐसा बग आया जिसने पूरे आर्किटेक्चर को अफेक्ट कर दिया। डेवलपर ने एडमिट किया कि उसने एक लॉजिक मिस कर दिया था। क्लाइंट ने पूछा, कैन यू रिकवर फ्रॉम दिस इन टाइम। टीम थोड़ा नर्वस हो गई, लेकिन रोहित प्रिपेयर्ड था, क्योंकि उसने पहले ही एक बफर प्लान बना रखा था।
उसने 2 जूनियर डेव्स को कुछ डेज पहले से शैडो मोड में रखा था। बैकअप कोडर्स के रूप में वो लोग मेन टीम के साथ ही काम सीख रहे थे, लेकिन किसी को उनकी रियल रोल नहीं पता था। अब उन्हें एक्टिवेट किया गया, विथिन 24 आवर्स बग फिक्स हो गया और डिप्लॉयमेंट स्मूथली हो गया। क्लाइंट ने फिर मैसेज किया, वी अप्रिशिएट योर रिकवरी स्पीड, दिस शोज डीप प्लानिंग। टीम शॉक थी कि रोहित ने इतना पहले से सोचा था, लेकिन यही तो टैक्टिकल डिस्पोजिटियंस था। जीत उसी की होती है जो पहले से सोच लेता है कि अगर सब कुछ गड़बड़ हो गया तो भी फॉल बैक क्या है। प्रोजेक्ट सक्सेसफुली पूरा हुआ और इस बार सिर्फ काम की नहीं, टीम की भी जीत थी। उस टीम में से कोई भी रिसाइन नहीं कर रहा था, बल्कि सब अपनी परफॉर्मेंस से खुद इम्प्रेस्ड है। प्रोजेक्ट खत्म होने के बाद एक जूनियर ने रोहित से पूछा, सर आपने कैसे सब मैनेज कर लिया? आपने कभी चिल्लाता नहीं, कभी पैनिक नहीं किया, फिर भी सब टाइम पे हो गया। रोहित मुस्कुराया और बोला, क्योंकि लड़ाई के मैदान में उतरने से पहले ही हम अपनी जगह ले चुके थे और सोल्जर वही जीतेगा जो पहले से जानता है कि उसे कब, कहां और कैसे चलना है। उस दिन रोहित ने अपनी डायरी में लिखा, प्लानिंग इज नॉट अबाउट मेकिंग ए स्केड्यूल, इट्स अबाउट प्लेसिंग द राइट माइंड इन द राइट प्लेस एट द राइट टाइम। विक्ट्री इज जस्ट ए बाय प्रोडक्ट। अब वो सिर्फ प्रोजेक्ट्स नहीं, लोगों को लीड कर रहा था। उसकी स्ट्रैटेजी सिंपल थी, पहले ऑब्जर्व करो, फिर प्लान करो, फिर क्वाइटली पोजीशन सेट करो और अंत में रिजल्ट खुद बोलता है। और शायद यही संत सू का असली मतलब था। सफलता उसी की होती है जो युद्ध से पहले ही जीत की दिशा तय कर ले। कुछ महीने बीत चुके थे, रोहित का कॉन्फिडेंस अब अलग ही लेवल पर था, लेकिन साथ ही साथ उसके अंदर एक नया चैलेंज लेने की भूख भी बढ़ रही थी। उसकी टैक्टिकल थिंकिंग ने उसे एक बढ़िया लीडर बना दिया था, लेकिन अब उसे खुद को एक नए बैटलफील्ड में प्रूव करना था। हेड ऑफिस से एक बड़ी अपॉर्चुनिटी आई। कंपनी के ओवरसीज क्लाइंट के लिए एक कंप्लीटली नया डिजिटल प्रोडक्ट लॉन्च करना था और उसे इस प्रोजेक्ट का ओवरऑल इंचार्ज बनाया गया। प्रोजेक्ट बहुत बड़ा था और स्टेक्स भी बहुत है थे। ये कोई ऑर्डिनरी डिलीवरी नहीं थी, यहाँ इनोवेशन भी चाहिए था और एग्जीक्यूशन भी, और इन दोनों के बीच बैलेंस बनाना था। टीम नई थी, डेडलाइन टाइट थी और बजट भी लिमिटेड, लेकिन सबसे बड़ी बात यह थी कि कंपटीशन बहुत तेज था। दूसरे 2 वेंडर्स भी सेम क्लाइंट को पिच कर रहे थे और सबका मकसद था कि प्रोडक्ट पहले और बेहतर बना कर दें। यानी ये सीधी लड़ाई नहीं थी, ये एक रेस थी, एक स्ट्रैटेजी गेम थी। और यहाँ संत सू की अगली लर्निंग काम आई एनर्जी, सच्ची सैन्य शक्ति ऊर्जा को हार्नेस करने से आती है, जो मोमेंटम और दोनों सीधे और अप्रत्यक्ष तरीकों से क्रिएटिव रूप से उपयोग किया जाता है। इस बार रोहित ने सोचा कि सिर्फ प्लानिंग से नहीं, अब मोमेंटम और क्रिएटिविटी से जितना होगा, अब उसे सिर्फ खेल समझकर नहीं, चालें चलकर भी आगे बढ़ना था। उसने शुरुआत की कुछ सिंपल टैक्टिक्स से। पहले 2 हफ्तों में उसने टीम को ट्रेडिशनल वे से चलने नहीं दिया। उसने इंटेंशनली कुछ मीटिंग्स कैंसिल की और लोगों को ऑटोनॉमी दी। डेली रिपोर्टिंग की जगह उसने वीकली परफॉर्मेंस स्प्रिंट्स स्टार्ट किए। इसका असर यह हुआ कि लोग ज़्यादा ऑनरशिप लेने लगे, काम फास्ट पेस में होने लगा और अननेसेसरी ब्लॉक्स हट गए। फिर उसने टीम के अंदर 2 पैरेलल ग्रुप्स बना दिए। एक ग्रुप सिर्फ क्लाइंट के रिक्वायरमेंट पर काम करता और दूसरा ग्रुप सिर्फ क्रिएटिव अल्टरनेटिव्स पर सोचता। ये ग्रुप कोई ज़रूरी फीचर नहीं बना रहा था, बल्कि उन चीज़ों पर सोच रहा था जो क्लाइंट ने कभी मांगी ही नहीं थी, लेकिन पसंद आ सकती थी। जैसे ही पहला प्रोटोटाइप तैयार हुआ, रोहित ने एक छोटी सी ट्रिक अपनाई। क्लाइंट को उसने 2 डेमो भेजे, एक बेसिक वर्जन जो सिर्फ रिक्वायरमेंट्स फुलफिल करता था और एक एनहांस्ड वर्जन जिसमें कुछ ऐसी चीज़ें थीं जो कॉम्पिटिटर्स ने सोची ही नहीं थी, जैसे ऑटो डैशबोर्ड, एनिमेशंस, इंस्टेंट एनालिटिक्स, पॉपअप्स और एक पर्सनलाइज्ड यूज़र ऑनबोर्डिंग। फ्लो डॉट क्लाइंट इम्प्रेस्ड हो गया। उसने रिप्लाई किया, वी डिडंट एक्सपेक्ट दीज फीचर्स बट दे आर ए ब्रिलियंट, कैन यू डिलीवर दिस वर्जन इन द सेम टाइमलाइन। अब यहाँ खेल शुरू हुआ।
बाकी वेंडर्स अभी बेसिक फंक्शनलिटीज में उलझे थे और रोहित की टीम क्रिएटिव एनर्जी के दम पर 2 कदम आगे चल चुकी थी। लेकिन बीच में एक हर्डल आया। बजट लिमिट। क्लाइंट ने कहा कि अगर आप एनहांस्ड वर्जन देना चाहते हैं तो कॉस्ट भी उतनी बढ़ेगी। अब यहां रोहित ने इनडायरेक्ट स्ट्रैटेजी प्ले की। उसने क्लाइंट से कहा, लेट्स रोल आउट दी बेसिक विथ हुक्स फॉर एडवांस्ड फीचर्स। विनेंस इट वर्क्स विल एक्टिवेट एडवांस टूल्स डॉट नैरेट 9 बजे एडिशनल डीव कॉस्ट। क्लाइंट को ये पिच यूनिक लगी क्योंकि इससे उनकी रिस्क भी कम हुई और उन्हें वाव फीन एक्टर भी मिला। उन्होंने तुरंत अप्रूवल दे दिया। अब तक रोहित की टीम फुल मोमेंटम में आ चुकी थी। सबको क्लियर था कि कौन क्या कर रहा है और क्यों कर रहा है। कोडिंग से लेकर यूआई डिजाइन तक हर स्टेप में एनर्जी और इनोवेशन था और यही एनर्जी अब उसकी मिलिट्री स्ट्रेंथ बन चुकी थी। लेकिन संजू सिर्फ एनर्जी की बात नहीं करता। वो कहता है कि एनर्जी को मैनेज भी करना पड़ता है, कभी डायरेक्ट तो कभी इनडायरेक्ट अप्रोच से। 1 हफ्ता बचा था फाइनल डिलीवरी में और तभी कॉम्पिटिटर कंपनी ने अपने प्रोडक्ट की अर्ली डेमो रिलीज की। क्लाइंट थोड़ा इम्प्रेस्ड हुआ और उन्होंने पूछा, हो इज यूर वर्जन डिफरेंट? अब अगर रोहित रिएक्ट करता तो पैनिक हो सकता था, लेकिन उसने इनडायरेक्ट मूव अपनाई। उसने उस कॉम्पिटिटर के डेमो को रिवर्स एनालाइज किया और उसी रात अपनी टीम के साथ एक स्पेशल नाइट स्प्रिंट किया। उन्होंने अगले 48 घंटे में क्लाइंट के लिए एक सिमुलेशन वर्जन तैयार किया जिसमें कॉम्पिटिटर के सारे फीचर्स तो थे ही, साथ में एक एआई इंटीग्रेटेड डीनशो बोर्ड भी था जिसके बारे में क्लाइंट ने कभी सोचा ही नहीं था। उसने कहा, वी रिस्पेक्ट कॉम्पिटिशन बट वी बिलीव इन एंटिसिपेशन। क्लाइंट साइलेंट हो गया। उन्होंने कहा, यह है नेतृत्व, लेट अस गो विथ यूर प्रोडक्ट। फाइनल डिलीवरी के दिन रोहित की टीम कॉलम थी, कॉन्फिडेंट थी और क्लियर थी। सब स्मूथ चला, लॉन्च सक्सेसफुल रहा और क्लाइंट ने लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट साइन कर दिया। प्रोजेक्ट खत्म होने के बाद टीम एक सेलिब्रिटी डिनर पर गई। वहां एक जूनियर ने पूछा, सर आपने कभी अर्जेंसी नहीं दिखाई, फिर भी हम हमेशा तेज रहे, ऐसा कैसे पॉसिबल हुआ? रोहित ने मुस्कुराकर कहा, क्योंकि अर्जेंसी और एनर्जी में फर्क होता है। अर्जेंसी पैनिक लाता है, लेकिन एनर्जी परफॉर्मेंस देती है। और जीत हमेशा उस टीम की होती है जो मोमेंटम के साथ स्मार्टनेस मिलाकर चलती है। वो रात थोड़ी अलग थी। सब लोग खाना खा रहे थे, हंस रहे थे, लेकिन रोहित थोड़ा साइलेंट था। उसकी आंखें हल्की सी चमक रही थीं। उसके माइंड में संत सू की एक और लाइन घूम रही थी, पानी की तरह बनो। जैसे पानी रास्ता खोज लेता है, वैसे ही स्ट्रैटेजी अपने आप शेप लेती है, बशर्ते तुम में फ्लो हो, स्पीड हो और समझ हो कि कब सामने से जाना है और कब किनारे से। अब रोहित किसी ऑफिस एम्प्लॉय से ज्यादा बन चुका था। वो एक स्ट्रैटेजिस्ट था जिसने युद्ध लड़ा भी और जीता भी बिना तलवार चलाए। अब उसकी लड़ाइयां सिर्फ प्रोजेक्ट्स नहीं, पर्सपेक्टिव, स्थिति और शायद यही तो संत सू हमें सिखाता है। जीतने के लिए बस ताकत नहीं, बुद्धि चाहिए, फ्लो चाहिए, एक नॉइस और सही वक्त पर सही चाल चलने की समझ। और इसी के साथ रोहित की कहानी पूरी होती है, एक ऑर्डिनरी एम्प्लॉय से एक्स्ट्रॉर्डिनरी लीडर बनने की जर्नी, जिसने संत जू के प्रिंसिपल्स को कॉरपोरेट वर्ल्ड में जीकर दिखाया। कई साल बीत चुके थे। रोहित अब एक सफल एंटरप्रेन्योर बन चुका था। अपनी खुद की कंसल्टेंसी फर्म चलाता था जहां वो बड़े बड़े स्टार्टअप्स और एस्टैब्लिश्ड कंपनीज को स्ट्रैटेजी और लीडरशिप सिखाता था। लेकिन उसके अंदर का वो लर्नर अब भी जिंदा था, जो हर प्रॉब्लम को एक नया युद्ध समझकर शांत दिमाग और तेज नजर से हैंडल करता था। वो अक्सर लोगों से कहता था, जीतने के लिए जरूरी नहीं कि तुम सबसे ताकतवर हो, जरूरी ये है कि तुम सबसे ज्यादा अवेयर हो अपने स्ट्रेंग्थ्स के, अपनी टीम के, अपने वक्त के। संतसु की टीचिंग्स अब उसके हर डिसीजन का हिस्सा थी। जब कोई क्लाइंट उसे अप्रोच करता, वो डायरेक्ट सोल्यूशन नहीं देता, बल्कि पहले उस सिचुएशन को पूरी तरह ऑब्जर्व करता। कौन है लोग, क्या है एनवायरनमेंट, किसकी लीडरशिप है और किस मेथड से वो काम करते हैं। ये वही 5 फीन एक्टर्स थे, मोरल, लॉ, हेवन, अर्थ, कमांडर और मेथड, जिनसे उसकी जर्नी शुरू हुई थी। वो समझ चुका था
कि हर लड़ाई का आउटकम पहले ही तय हो सकता है। अगर तैयारी पूरी हो, पोजीशनिंग क्लियर हो और एनर्जी सही डायरेक्शन में लगाई जाए, और सबसे ज़रूरी, अगर तुम लड़ाई को अवॉइड कर सकते हो। स्ट्रैटेजी से तो वही असली जीत है। उसे अपने एक पुराने प्रोजेक्ट की याद आई, जब उसे प्रोडक्ट लॉन्च से पहले ही क्लाइंट की एक्सपेक्टेशन समझ आ गई थी, और उसने ऐसी स्ट्रैटेजी बनाई थी कि बिना कंपटीशन के मुकाबले में उतरे ही डील जीत ली थी। तब उसे समझ आया था कि ग्रेटनेस तब आती है जब तुम सामने वाले को हराने की जगह खुद को इतना वैल्यूएबल बना लो कि वो तुम्हारे पास आ जाए। कभी जो वो नर्वस जूनियर था, आज वो दूसरों को करेज देता था। एक बार उसकी सेमिनार में एक लड़के ने पूछा, सर, क्या जीतना ही सब कुछ है? रोहित मुस्कुराया और बोला, नहीं, स्मार्ट जीत वो होती है जो तुम्हें बदलती है, जो तुम्हें रिएक्शन से रिस्पांस की ओर ले जाए, जहां तुम दूसरों से पहले खुद को जीतो। सुन त्सू कहता है, सबसे बड़ी जीत वो है जो बिना लड़े हासिल हो। मैंने सीखा, हर प्रॉब्लम को लड़ाई मत समझो, उसे अपॉर्चुनिटी समझो, और हर अपॉर्चुनिटी में खुद को साबित करो, बिना ईगो, बस स्ट्रैटेजी से। अब जब वो अपने पुराने दिनों को याद करता, उसे कोई रिग्रेट नहीं होता। उसने हर स्टेप पर सीखा, हर फेल्योर से उठना सीखा, और हर जीत को अंदर अब्जॉर्ब करना सीखा। उसके लिए अब जीत का मतलब सिर्फ रिजल्ट नहीं था, वो एक माइंडसेट बन चुका था, और यही माइंडसेट वो आगे की जनरेशन को दे रहा था। उसने अपनी कहानी एक कोट के साथ खत्म की, स्ट्रैटेजी वही असली ताकत है जो बिना आवाज के चलती है, बिना दिखावे के जीतती है, और बिना लड़ाई के इतिहास लिख देती है। यही थी रोहित की कहानी, एक साधारण एम्प्लॉय से एक्स्ट्रॉर्डिनरी स्ट्रैटेजिस्ट बनने की जर्नी, जिसने संसू के लेसन्स को सिर्फ पढ़ा नहीं, उन्हें जिंदगी में उतार कर दिया। और इसी के साथ उसकी कहानी खत्म नहीं हुई, वो बस एक नई शुरुआत थी। तो फ्रेंड्स, ये थी हमारी आज की बुक समरी। आपको कैसी लगी? कमेंट करके ज़रूर बताएं, और धन्यवाद आपका समरी एंड तक सुनने के लिए।